डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन जो था, ये इनका कंप्लीट नेम आपको देखने को मिलता है। इनका बर्थ जो है वो 10 अप्रैल 1755 में हुआ था। ऑलमोस्ट हर कॉलेज में हैनीमेनियन डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 10 अप्रैल के करीब करीब। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो उनकी जिस जगह पे जन्म हुआ था, मियेसन सैक्सोमी ड्रेसडेन जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के अंदर एक जगह थी ड्रेसडेन, वहां ड्रेसडेन, उसके पास में सैक्सोमी करके एक छोटा सा एरिया था, उसमें एक मियेसन करके गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। वहां का जो चर्च रिकॉर्ड है वो कहता है कि उनका जन्म 10 अप्रैल की जगह 11 अप्रैल के दिन हुआ था। डॉक्टर हैनीमन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इनके जो फादर थे उनका पूरा नाम था क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हैनीमन। पेशे से ये एक चीनी मिट्टी का जो सामान होता है उस पर पेंट करने का काम करते थे, पोर्सिलियन पेंटर थे। इनकी जो लाइफ है वो 1720 से लेकर 1787 तक कर चली थी। होम्योपैथी की डिस्कवरी के पहले उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। सिमिलरली उनकी मदर की जो डेथ है वो भी होम्योपैथी की डिस्कवरी के पहले हो चुकी थी 1790 पर। दैट मीन्स हैनीमन के मदर और फादर दोनों ही अनअवेयर थे कि हैनीमन ने क्या चीजें खोजी है और उन्होंने क्या चीजें अचीव करी है। उनकी मदर का फुल नेम था जोहाना क्रिस्टियाना सेपिस। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनकी मदर के नाम में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एमसीक्यू आता है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन वाला टॉपिक है। मैंने आपको बताया सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम हो उसमें भी एमसीक्यू इंट्रोडक्टरी सेक्शन से बनता है, और चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें भी एमसीक्यू इंट्रोडक्टरी सेक्शन से बनता है। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे ऑप्शंस में दिया जाता है, बहुत सारे चारों ऑप्शन सिमिलर आपको लगते हैं, वहां पर हैनीमन के फादर का नाम आपसे पूछा जाता है। एक जगह पे होता है गॉटफ्रीड सैमुअल हैनीमन, एक जगह पे होता है क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हैनीमन, एक जगह पे होता है सैमुअल गॉटफ्रीड हैनीमन। इस तरीके से नाम अगर सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं तो हमेशा मदर और फादर के नाम में आपको क्रिश्चियाना वर्ड देखने को मिलेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर हैनीमन के नाम में भी हमने शुरू किया था क्रिश्चियन वर्ड से, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन। तो तीनों के नाम में क्रिश्चियन वर्ड आपको मिलेगा, फादर के नाम में भी क्रिश्चियन मिलेगा, मदर के नाम में भी क्रिश्चियाना मिलेगा, और उनके बेटा जो था हैनीमन उसके नाम में भी क्रिश्चियाना वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहचानने में आसान हो जाएंगे आपके लिए चारों ऑप्शंस में से। इसके बाद हैनीमन कौन से नंबर के बेटे थे? थर्ड नंबर के चाइल्ड थे। टोटल उनके फादर के जितने बच्चे थे उसमें से तीसरे नंबर का जो बेटा था वो हैनीमन था। 12 साल की उम्र में 20 जुलाई 1767 में इनका एडमिशन हुआ था सेकेंड क्लास में। क्लास सेकेंड में इनका एडमिशन हुआ था कहाँ पर? जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था, मेसन में ही इनका बर्थ हुआ था। हमने ऊपर अभी देखा मेसन सैक्सोमी में ही इनका बर्थ हुआ था। वहीं के एक स्कूल में इनका एडमिशन हुआ था क्लास सेकेंड में। कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में एडमिशन हुआ था मेसन नाम की जगह के एक स्कूल में। उस स्कूल का नाम क्या था? उस स्कूल का नाम था टाउन स्कूल। अब बच्चे दो स्कूल के नाम में बहुत गलती करते हैं। हैनीमन की पढ़ाई जो है, स्कूलिंग जो है, वो दो स्कूलों से हुई थी। फर्स्ट वन इज टाउन स्कूल एंड सेकंड वन इज प्रिंस स्कूल, और वो इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों को। तो आपको मिक्स नहीं करना है। बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो हैनीमन की थी दैट वाज फ्रॉम टाउन स्कूल जो मियसन में था। उसके बाद की जो हायर एजुकेशन है वो प्रिंस स्कूल से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, प्रिंस स्कूल बाद में आया था, टाउन स्कूल पहले आया था। वो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रिंस सुपीरियर होगा। ठीक है, टाउन पीपल की अगर हम बात करें, कॉमन पीपल की बात करें, उनसे प्रिंस जो है, राजा का बेटा जो है, वो सुपीरियर होगा। तो इसीलिए हायर एजुकेशन जो सुपीरियर एजुकेशन है, ऐसे करके याद रखना निमोनिक के थ्रू, कि सुपीरियर एजुकेशन जो थी, हायर एजुकेशन जो थी उनकी, वो उन्होंने प्रिंस स्कूल से अचीव करी थी, और टाउन स्कूल से उन्होंने अपनी लोकल एजुकेशन जो थी वो अचीव करी थी। टाउन स्कूल में एडमिशन 12 साल की उम्र में हुआ था, प्रिंस स्कूल में उनका एडमिशन 16 साल की उम्र में हुआ था। दोनों ही कहाँ सिचुएटेड थे? दोनों के दोनों मिशन में सिचुएटेड थे, जिसका जर्मन नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं, जब भी एग्जाम में आता है, अगर ये एआईपीजीटी का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो एफ्रा वर्ड आपको याद रखना है। एफ्रा वर्ड से याद रखना कि उनका स्कूलिंग जो थी वो शुरुआती एफ्रा के आसपास हुई थी जर्मन में। प्रिंस स्कूल, जिस स्कूल में ये पढ़ते थे, वो स्कूल किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? हैनीमन ने वहां पर एडमिशन लिया था 16 साल की एज में, मतलब 17 के बाद जो 18 सेंचुरी चल रही थी, 1718, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था। ऑल्दो ये जो स्कूल है ये काफी पुराना स्कूल था। यहाँ पर ये जो स्कूल है ये सबसे पहले बना था, स्टैब्लिश हुआ था, चालू हुआ था 1544 में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी स्कूल से एक इंपॉर्टेंट चीज ली गई थी जो आगे जाके ऑर्गेनॉन में डाली गई, जिसके बारे में आज भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिख रहे हैं, और वो है ऑडेस अफेयर। इस स्कूल से ही हैनीमन को सबसे पहली बार ये वर्ड मिला था, ऑडेस सफियर, जिसका मीनिंग होता है डेयर टू बी वाइस। मतलब अगर आपको कोई चीज आती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसको दुनिया को बताने सिखाने की जरूरत है। तो ऑडेस सफियर जो है वो वर्ड आपको यहाँ पर सबसे पहली बार देखने को मिला था। हैनीमन ने अपने स्कूल से ये चीज सीखा था कि अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप वाइस हैं, तो आपको हिम्मत रखनी होगी उस चीज के रिगार्डिंग, उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और लोगों के अपोजिशन में या दबाव में आके आपको उसको छोड़ना नहीं है। ये होम्योपैथी का जब अपोजिशन हुआ था तब हैनीमन ने ऑर्गेनॉन के सेकेंड एडिशन में इंट्रोड्यूस किया था। पहले उन्होंने यहाँ पर एक पोएम डाली थी,
अच्छा, ये जो 1544 में हैनीमन के स्कूल का मोटो बना था, हैनीमन ने इसे 17th 18th सेंचुरी में सीखा है स्कूल से। उसके पहले ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था? उनके स्कूल में आया था। और उसके भी पहले किसी ने तो दिया होगा, स्कूल वालों ने भी कहीं से तो अडॉप्ट किया होगा। तो उसके पहले ये दिया था रोमन पोएट होरेस से। ये वाइवा में पूछा जाता है। ऑडेस अफेयर जो है वो किसने दिया था शब्द? तो ऑडेस अफेयर का जो शब्द है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पोएट कॉल्ड हॉरेस। हॉरेस के द्वारा दिया गया ये शब्द था। अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कई बार, अगर बहुत ही डिटेल आप फाइनल ईयर में जब पहुंच जाते हैं तब आपसे बहुत डिटेल्ड वाइवा जब होता है तब वो देखता है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आपसे ये पूछ लेता है ऑडेस अफेयर हमें कहाँ मिलता है? आप बिल्कुल प्राउडली बोलते हैं कि ऑडेस अफेयर ऑर्गेनॉन के सेकंड एडिशन में हमें देखने को मिलता है। उसमें हैनीमन ने शुरुआत में जो गैलेट की पोएम थी उसको हटा के ऑडेस अफेयर लिख दिया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छा, और सबसे पहली बार हमने ऑर्गेनॉन के अंदर ही ऑडेस अफेयर पढ़ा था? तो आप बोलते हैं नहीं, हमने ऑर्गेनॉन में नहीं पढ़ा, सबसे पहली बार तो हॉरेस नाम का एक पोएट था, उसने अपनी किताब में लिखा था। बोले नहीं, होम्योपैथी में हमने सबसे पहली बार कब पढ़ा था ऑडेस अफेयर? और आप हमेशा बोलते हैं कि हमने ऑर्गेनॉन में पढ़ा था, और वहां गलती हो जाती है। सबसे पहली बार हैनीमन ने ऑडेस अफेयर ऑर्गेनॉन में यूज किया ही नहीं था। ये तो बाद में आया था, सेकंड एडिशन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके भी पहले ऑर्गेनॉन लिखने के भी पहले 1810 में ऑर्गेनॉन आई थी। उसके भी 4 साल पहले हैनीमन ने एक किताब लिखी थी, एक छोटा सा पॉम्पलेट टाइप का, एक छोटी सी शॉर्ट राइटिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर लिखा था। लेजर राइटिंग बोलते हैं जिसको। उसका नाम था व्हाट आर पॉइजन्स एंड व्हाट आर मेडिसिन्स। मतलब उनके टाइम पे जो दवाइयां दी जाती है उसमें से हैनीमन ने बताया था कि इसमें से क्या चीजें दवाई हैं एक्चुअली, और क्या चीजें जो आप खा रहे हैं वो जहर की तरह है। इसमें सबसे पहली बार हैनीमन ने ये चीज मेंशन करी थी, ऑडे सफेयर। तो आपको याद रखना, ऑडे सफेयर सबसे पहली बार ऑर्गेनॉन के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। दैट वाज इंट्रोड्यूस इन अ स्मॉलर आर्टिकल ऑफ डॉक्टर हैनीमन व्हिच इज व्हाट आर पॉइजन्स एंड व्हाट आर मेडिसिन्स। ठीक है। उसके बाद हैनीमन ने आगे जाकर के, जैसा आप सभी को पता है, ये लाइन हर किसी को पता होती है कि हैनीमन ने ऑर्गेनॉन के सेकंड एडिशन में ऑडेस अफेयर को इंट्रोड्यूस किया था। अब हमने इस एक पॉइंट में, इस एक हेडिंग के अंदर हमने पूरा ऑडेस अफेयर वाला शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लिया। अगर कभी आपसे एग्जाम में ऑडेस अफेयर पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आता है, आपको वहां पे मेंशन करना है किसने दिया था। इट वाज गिवन बाय हॉरेस। पहला पॉइंट पॉइंट बना करके लिखिएगा, बिल्कुल कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी से आप लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, जैसा पॉइंट वाइज दिया है कि ऑडेस अफेयर दिया किसने था, हॉरेस ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? इट मींस डियर टू बी वाइज। ये हैनीमन ने कहां से सीखा? ये प्रिंस स्कूल से सीखा था। प्रिंस स्कूल ने इसको कब अडॉप्ट किया? 1544 में इसको अडॉप्ट किया। हैनीमन ने सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल कब किया था? 1806 में किया था। कहां पर किया था? इस लेजर आर्टिकल में किया था, वाटर पॉइजन वाटर मेडिसिन में। और बाद में जाके हैनीमन ने इसको ऑर्गेनॉन के सेकंड एडिशन में डाला था, गैलर्ट की पोएम को हटाकर। तो क्या होता है, बहुत बार जब आपके साथ वाले स्टूडेंट्स कॉपी में आंसर्स लिखेंगे और जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसमें एक कॉपी ऐसी आएगी जिसमें पुरानी पूरी उसकी हिस्ट्री है, किसने दिया था, कहाँ से लिया हैनीमन ने, किस ईयर में आया था, किस ईयर में स्कूल ने अडॉप्ट किया था। और वो बहुत इंप्रेस होकर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। नहीं तो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने ये पुराना बेसिक्स नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, सिर्फ यहीं से शुरू करेंगे, सेकंड एडिशन में था, उसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, हिम्मत करना, और उसमें होम्योपैथी की हिस्ट्री डाल देंगे कि होम्योपैथी का अपोजिशन हो रहा था इसलिए हमने ऑडेस अफेयर डाला। कहाँ से आया, कहाँ से सीखा, वो भी आपको बताना है, अच्छे नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। देन इसके बाद आते हैं, हमने स्कूल की बात कर ली, उनकी शुरुआती स्कूल, दो स्कूलों में उन्होंने पढ़ा था। एक था टाउन स्कूल, दूसरा था प्रिंस स्कूल। एक में 12 साल की उम्र में गए थे वो, दूसरे में 16 साल की उम्र में गए थे। प्रिंस स्कूल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था ऑडेस अफेयर, वो भी हमने देख लिया। आफ्टर दैट वहां पर उन्हें प्रिंस स्कूल में, मतलब उनके हायर सेकेंडरी वाला जो स्कूल था, वहां पर उन्हें देखने को मिले एक टीचर जिसे मजिस्ट्रेट कहा उन्होंने। मजिस्ट्रेट वर्ड उस टाइम पे एक उपाधि की तरह होता था, हायर एजुकेटेड पर्सन के लिए यूज किया जाता था। तो वहां पर उनके स्कूल के ही एक प्रिंसिपल थे या एक हायर टीचर कह लीजिए, उनके फेवरेट स्टूडेंट बने डॉक्टर हैनीमन। ये नाम के बाद अब उनकी स्कूलिंग या एजुकेशन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर टाउन स्कूल में गए, प्रिंस स्कूल में गए, हायर सेकेंडरी एजुकेशन करी, फादर मुदला के कॉन्टेक्ट में रहे। वहां पर 1755 में इनका स्कूल लाइफ जो थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर स्कूल लाइफ के टाइम पर उनकी जगह पे जहां वो रहते थे मिशन में, वहां पर एक प्रथा थी, एक रिवाज था कि आप जब भी स्कूल कंप्लीट करेंगे तो वहां पर आपको एक लिटरेचर लिख करके देना पड़ेगा। जैसे आप लोग जब पेपर होता है उससे पहले एक असाइनमेंट बना के देते हैं, एक फाइल बना के देते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना के देते हैं, उसी तरीके से उनके स्कूल का भी रूल था कि उनको एक लिटरेचर वर्क लिख करके देना होता था। तो हैनीमन ने भी अब इस रूल को फॉलो किया, क्योंकि पास होना है, स्कूल से निकलना है। तो उन्होंने भी ये लिटरेचर वर्क लिख करके दिया, और उस लिटरेचर का नाम क्या था? वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेड। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हैनीमन के द्वारा लिखी गई पहली किताब कौन सी है? और बच्चों का दिमाग घूमता है, वो बोलते हैं अरे कुलंस मटेरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे, हमने हमेशा यही सुना है कुलंस मटेरिया मेडिका के बारे में। तो उन्हें लगता है कि उसी का ट्रांसलेशन था। फिर उन्हें ध्यान आता है यार कुलंस मटेरिया मेडिका तो नहीं, उन्होंने एक ऐसे लिखा था होम्योपैथी के ऊपर 1796 में, तो वो उनकी पहली किताब होगी, और ये गलती कर देते हैं। हैनीमन की पहली किताब, पहला लिटरेचर, पहला वर्क जो है वो कुलंस मटेरिया मेडिका नहीं है। वो
पहला ऐसे नहीं है जिसमें होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई है वो फ्रेंड ऑफ हेल्थ नहीं है। होम्योपैथी की डिस्कवरी के पहले 1792 में उन्होंने फ्रेंड ऑफ हेल्थ नाम की एक किताब लिख दिया था। तो वो भी नहीं है उनका पहला लिटरेचर वर्क। उनका पहला लिटरेचर वर्क है वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, जो उन्होंने होम्योपैथी के पहले, डॉक्टर बनने के पहले कई पहले लिख दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लिटरेचर वर्क है, ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्स्ट लिटरेचर वर्क ऑफ एनीमन क्या है? दैट इज वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। ये कब लिखा था उन्होंने? जब वो स्कूल छोड़ रहे थे। कौन सा स्कूल? टाउन स्कूल, प्रिंस स्कूल। प्रिंस स्कूल जो थे उसको जब वो लीव कर रहे थे तब उन्होंने इसको लिखा था। साल क्या था? साल था 1755। ये जितने पॉइंट्स मैंने बोले, कोई भी पॉइंट्स एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ सकता है। सेकंड चीज, बाद में हैनीमन ने ट्रांसलेशन का काम एक्वायर किया था। हमें पता है कुलेंस मटीरिया मेडिका उनका एक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन था जिससे होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई थी। तो जब उन्होंने ट्रांसलेशन का काम इन्वॉल्व किया था तो उनको लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए मल्टीपल। तो उन्हें कई सारी लैंग्वेजेस आती थी। उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस उन्हें आती थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, अरबिक, सीरिक, क्लैडिक, हिब्रू, ग्रीक और लैटिन, ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये हैनीमन की मास्टरी थी। इन लैंग्वेजेस में वो बहुत निपुण थे और इन लैंग्वेजेस के वो अच्छे से जानते थे। इसी वजह से जब उन्होंने ऑर्गेनॉन लिखी तो ऑर्गेनॉन को लिखते हुए उसके अंदर ऑडेस अफेयर जैसे वर्ड, ठीक है, उसके अंदर विस मेडिकैट्रिक्स नेचर जैसे वर्ड, उसके अंदर कैसेट इफेक्ट, कैसेट कॉजा जैसे शब्द बहुत डाले प्रीफेस में, इंट्रोडक्शन में। ये सारे वर्ड ग्रीक हैं या लैटिन है। मटेरिया मेडिका एक शब्द उन्होंने डाला, ठीक है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनॉन वर्ड लैटिन है, इंग्लिश नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनॉन शब्द जो आप लिखते हैं इसको इंग्लिश लिटरेचर में नहीं देखा जाता, ये इंग्लिश लिटरेचर में बिलोंग ही नहीं करता। अगर आप कभी एमएस ऑफिस खोल के उसमें ऑर्गेनॉन लिख के देखना, वो इनकरेक्ट बताएगा वर्ड आपको। मटेरिया मेडिका लिख के देखना, वो इनकरेक्ट वर्ड बताएगा वहां पर, ठीक है। तो दीज आर आपके लैटिन लैंग्वेज के शब्द। तो ये सारे शब्द जो उन्होंने लैंग्वेज जो आती थी उससे रिलेटेड लिखा था। अगर एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, अगर वो अपने नोट्स बना रहा है तो कुछ पॉइंट्स इंग्लिश के लिख रहा है, कुछ पॉइंट्स हिंदी के लिख रहा है, क्योंकि उसको दो लैंग्वेजेस आती हैं। अगर उसको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है, मराठी भी आती है, तो वो कुछ पॉइंट्स उसके मराठी में भी लिख रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ही हैनीमन इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते थे, तो उनने जो लिटरेचर लिखा ऑर्गेनॉन मटेरिया मेडिका, उसमें आपको इसी तरीके के ग्रीक और लैटिन वर्ड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हिब्रू वर्ड में एक दो वर्ड्स ही हैं, बाकी ज्यादा अरबिक्स और सीरियक और चैटलिक वर्ड्स तो उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करे। फ्रेंच वर्ड में डोरक वर्ड जो था वो ड्रग के रिगार्डिंग यूज होता है, वो वर्ड वहां से उन्होंने लिया था। अरबिक में अल्कोहल वर्ड वहां से लिया गया था। बाकी मोर और लेस बाकी शब्द इटालियन के हमें नहीं मिलते हैं ऑर्गेनॉन के अंदर, फ्रेंच, अरबिक, कैटलिक नहीं मिलते, बट हिब्रू का एक दो शब्द मिल जाते हैं। और मेजर जो लिटरेचर है ऑर्गेनॉन का, उसमें आपको इंग्लिश के बाद कोई सेकंड लैंग्वेज मिलती है, तो वो मिलती है ग्रीक और लैटिन। फिर आते हैं थोड़ा सा आगे, कहानी में बढ़ते हैं हम। हैनीमन की स्कूलिंग पूरी हो चुकी है अभी के टाइम तक कर। इस टाइम पे अब हैनीमन फ्री थे, तो उन्होंने क्या बोला कि यार अब जैसे आप लोग स्कूल कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन डिग्री के लिए गए, तो हैनीमन ने बोला मैं भी ग्रेजुएशन करता हूँ। तो उन्होंने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से करी? उस यूनिवर्सिटी का नाम था लिप्जिक यूनिवर्सिटी। जैसे आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं, ऐसी उस टाइम पे उन्होंने जो यूनिवर्सिटी अप्रोच करी थी वो थी लिप्जिक यूनिवर्सिटी। साल था 1775, ध्यान दीजिएगा। इसी साल में उन्होंने प्रिंस स्कूल भी लीव किया था। प्रिंस स्कूल छूटते बराबर से तुरंत ही उन्होंने 1775 में लिप्जिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली अपनी ग्रेजुएशन के लिए। यहाँ पर वो डॉक्टर नहीं बने थे, ध्यान देना, डॉक्टर अभी वो नहीं बने हैं। यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया 1775 में। 1777 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़ रहे थे वहां अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उस जगह पर उन्हें ज्यादा सीखने को नहीं मिल रहा था, क्लिनिकल केसेस देखने को नहीं मिल रहा था, क्लासेस नहीं होती थी। तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से इंटरेस्ट विड्रॉ करके उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली और वियना चले गए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को लगता है कि हैनीमन ने लिप्जिग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी और वहीं से ग्रेजुएशन करके वहीं से डॉक्टर बन गए थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ज्वाइन जरूर किया था लिप्जिग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पूरी करने के इरादे से, बट उन्होंने आगे जाकर के, वहां क्लिनिकल प्रैक्टिस थी नहीं, वहां पे उन्हें पेशेंट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी की जगह को छोड़कर, वहां से ज्यादा उन्होंने एजुकेशन, ज्यादा चीजें सीखी नहीं, और उस जगह को छोड़ के वो कहाँ चले गए? वियना, एक दूसरी जगह। जन्म कहाँ हुआ? मियसन में। मियसन से पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद गए लिप्जिग। लिप्जिग से कहाँ गए? वियना। अब वियना में गए तो क्लिनिकल काम के लिए गए हैं, वैसे तो घूमने तो गए नहीं है ट्रिप पे। तो उनका काम क्या था? वहां पर क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखना, क्लिनिकल केसेस को सीखना, क्लिनिकल फीचर्स, जो फैसिलिटीज लिप्जिग यूनिवर्सिटी में नहीं थी वो सीखना, वो चीज लर्न करने के लिए वो वियना गए थे। तो वो लर्न करने के लिए उन्हें किसी अस्पताल में तो जाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के अंदर तो काम करना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर कौन थे? वो डॉक्टर थे फिजिशियन जोसेफ वॉन क्यूरिन। ये नाम इंपॉर्टेंट है। फिजिशियन जोसेफ वॉन क्यूरिन जो थे, ये एक अस्पताल चलाते थे जिस अस्पताल का नाम था ब्रदर्स ऑफ मैरी। ये था लियोपोल्ड्स्टैड में, जो कि वियना के अंदर की एक जगह है। इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, अस्पताल कौन सा था और किस जगह पे था, वो इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, उनके जो टीचर थे वहां पर वियना में, या जो उनके प्रोफेसर थे
जो इन्हें मेडिकल चीजें सिखा रहे थे, डॉक्टरी की चीजें सिखा रहे थे, वो कौन थे? तो वो थे प्रोफेसर वॉन क्विरिन। और वो कहाँ रहते थे? वो वियना में रहते थे। कंफ्यूजन होगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, हैनीमन तो लिप्जिग पढ़ने गए थे, फिर वो वियना में क्यों सीख रहे थे? क्योंकि लिप्जिग में फैसिलिटीज नहीं थी, वहां उन्हें सिखाया नहीं जा रहा था। हैनीमन जल्दी ही इतना इम्पूर्ण थे अपनी कई सारी लैंग्वेजेस के नॉलेज में, कई अपनी पढ़ाई में इतने अच्छे थे, लगन उनमें इतनी थी कि वो बहुत ही जल्दी डॉक्टर जो क्वेरिन थे उनके फेवरेट स्टूडेंट बन गए। हैनीमन ने बहुत जल्दी अपने टीचर्स को इम्प्रेस किया। अगर आप ऊपर देखें तो मजिस्ट्रेट मुलर को बहुत जल्दी उन्होंने इम्प्रेस किया। प्रिंसिपल जो थे वो हैनीमन को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मानते थे। कुछ लिटरेचर में आप पढ़ेंगे कि उनको एज अ सन ट्रीट करते थे वो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर डॉक्टर क्विरिन के साथ हुई। हैनीमन उनके अंदर सीखने के लिए गए क्लिनिकल केसेस, और एक टाइम ऐसा आया कि वो इकलौते पूरे बैच में ऐसे स्टूडेंट थे जिसको डॉक्टर क्विरिन ने अपना पर्सनल क्लिनिक दे के रखा था। कि जब डॉक्टर क्विरिन वहां पर अपने क्लिनिक पर नहीं होते थे, उस टाइम डॉक्टर हैनीमन उनके पेशेंट्स देख रहे होते थे। इतने ट्रस्ट उन्होंने एक्वायर कर लिया था। अब वो लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, उनकी यूनिवर्सिटी में चल तो रही थी पढ़ाई अपनी, पर वो सीख कहाँ रहे थे? वियना में। जैसे आप में से काफी बच्चे करते हैं, कहीं और हॉस्पिटल में जाके पेशेंट देखना सीखते हैं, और आपकी पढ़ाई आपके कॉलेजेस में चलती रहती है सिर्फ नाम की, जहां आप जाते नहीं है। वही चीज हैनीमन भी कर रहे थे। 10 महीने वियना में रहने के बाद, वहां पर अच्छे खासे पेशेंट देखने के बाद, क्विरिन से काफी कुछ सीखने के बाद, अब इन्हें लगा कि मुझे आ गया, काफी चीजें मैंने सीख ली है। तो ये वियना को नाम की जो जगह थी उसको छोड़ करके एक दूसरी जगह शिफ्ट हुए। वो जगह थी हरमन। जगहों पे ध्यान दीजिएगा, टाइम पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ हैनीमन किस समय पे मूव कर रहे थे। उनकी जन्म मियसन में हुआ था। मियसन में उनकी एजुकेशन चली। 1755 में वो लिप्जिग मूव करे। लिप्जिग में 2 साल रहने के बाद 1777 में, पहले लिप्जिग में रहे 1775 से 1777 तक, उसके बाद वो मूव करे वियना में। 1 साल वियना में रहे वो, और वहां से मूव कर लिया उन्होंने हर्मनस्टैड में। यहाँ पर हैनीमन ने, अब हैनीमन के पास एक और उपाधि दिया, एक और बेनिफिट था। पहले वो सिर्फ एक स्टूडेंट थे, फिर उन्होंने लिप्जिग से ग्रेजुएशन का डिग्री वगैरह एक्वायर करने की कोशिश करी, फिर अब उन्होंने क्लिनिकल नॉलेज भी एक्वायर कर लिया। लैंग्वेजेस का नॉलेज उनके पास था पहले से ही, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन वो जानते थे। तो उन्होंने बहुत जल्दी उस टाइम के जो गवर्नर थे उस जगह के, हर्मनस्टैड एक नाम की जगह थी, और उस जगह की एक बहुत बड़ी पोस्ट है गवर्नर की पोस्ट। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, डिस्ट्रिक्ट में जैसे कलेक्टर की पोस्ट होती है, उसी तरह से एक जगह पे हर्मनस्टैड में वहां के कलेक्टर की रैंक का एक अधिकारी था। उसको उन्होंने बहुत जल्दी इंप्रेस कर दिया, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं थे। आप ये बात करें 1700 के टाइम की। ठीक है, आज आप अगर देखें तो कई ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएंगे, खेती किसानी वाले इलाकों में जाएंगे, तो वहां पर भी आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो 8वीं 9वीं पास नहीं होते, वो उसको भी पूरा नहीं कर पाते। और यहाँ पर हैनीमन ने इस एज में इतने सारी चीजें सीख ली थी। तो वहां पे ज्यादा पढ़ाई ना हो पाने की वजह से जो गवर्नर थे वो बहुत इंप्रेस हुए थे, और उन गवर्नर का नाम था बैरन वॉन ब्रुकनथल। अब इनका नाम क्यों आया इंपॉर्टेंस में? क्योंकि हैनीमन को अब गुजारे के लिए पैसों की जरूरत थी। नॉलेज तो उन्होंने बहुत एक्वायर कर लिया था, अब उन्हें गुजारे के लिए, रहने के लिए एक हाउस की जरूरत थी और पैसे की जरूरत थी। तो ये मनी और हाउस की जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने सॉल्व करी थी। बैरन वॉन ब्रुकनथल जो थे, इन्होंने डॉक्टर हैनीमन को अपने घर में, अपने पास एज अ फैमिली फिजिशियन अपॉइंट किया था, सैलरी डिसाइड करी थी, और अपनी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसका कस्टोडियन के रूप में, लाइब्रेरियन के रूप में जॉब दी थी। तो ध्यान रखना, हैनीमन की पहली जॉब डॉक्टर के रूप में नहीं थी, पहली जॉब जो थी वो एज अ लाइब्रेरियन के रूप में थी। कहां पर? हर्मनस्टैड में। किसके अंडर में? किसके हर्मनस्टैड में, किसके घर में? तो जो गवर्नर थे वहां के, उनके घर में, बैरन वॉन ब्रुकनथल के घर में वो एज अ लाइब्रेरियन काम करते थे। 2 साल तक उन्होंने काम किया, 1777 से 1779 तक। यहाँ पर वो वियना छोड़कर आ चुके थे हर्मनस्टैड में। फाइनली हर्मनस्टैड से वो एक और जगह मूव करते हैं, और वो जगह है एरलैंगन। ठीक है, इस जगह का नाम भी आप याद रखना। और यहां से इन्होंने अपनी एमडी की डिग्री जो है, या अपनी जो टीचर की डिग्री है, फाइनली वो एक्वायर करी। एमडी इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन, ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएशन था लिप्जिग यूनिवर्सिटी से, जहां से उन्होंने डिग्री के लिए अप्लाई किया था या ग्रेजुएट हुए थे। उसके बाद उनको वहां सिखाया नहीं गया, वो गए वियना। वियना से उन्हें सीख लिया, उसके बाद पैसे की जरूरत थी तो वो गए हर्मनस्टैड, वहां नौकरी करी 2 साल, पैसा कमाया। पैसा किसके लिए कमाया? ताकि और हायर एजुकेशन अचीव कर सके, वो थी एमडी की डिग्री। उसके लिए वो गए एर्लैंगन यूनिवर्सिटी, एक अलग जगह है वियना के पास, एक यूनिवर्सिटी है, वहां वो गए। वो क्यों गए? वियना में ही रहते उन्होंने क्यों नहीं एजुकेशन करी आगे अपनी कंटिन्यू? क्योंकि वहां तो उन्हें पेशेंट भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि वियना की फीस आई थी, और वो उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास पैसे की कमी थी। वो ऑलरेडी किसी घर लाइब्रेरियन का काम कर रहे थे पैसे कमाने के लिए, तो वो एक सस्ती यूनिवर्सिटी में गए, जो थी एर्लैंगन यूनिवर्सिटी, जहां फैसिलिटीज कम थी। ठीक है, एर्लिंगन यूनिवर्सिटी में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था हॉफरात स्वैबर। ये वर्ड याद रखिएगा, ये आगे जब ऑर्गेनॉन का हम प्रीफेस पढ़ेंगे वहां पर इनके बारे में हल्की फुल्की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनके एक और प्रोफेसर का नाम आया। बहुत सारे प्रोफेसर की हमने बात कर चुके हैं।
ऊपर हमने सबसे पहले उनके पहले टीचर की बात करें मजिस्ट्रेट मुलर की, उसके बाद हमने उनके एक और टीचर जो थे जोसेफ वॉन क्विरिन की बात करी, इसके बाद हमने एक व्यक्ति था जिन्होंने उनको जॉब दी उसकी बात करी, ठीक है। इसके बाद अब हम उनके एक और प्रोफेसर की बात करें जो कि है ऑफ्रेथ श्वेबर। ऑफ्रेथ श्वेबर उनके टीचर थे, बॉटनी उनको पढ़ाते थे, और आफ्टर दैट वहां से 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या एमडी जो है वो कंप्लीट किया। उसकी डेट थी 1779, स्कूल छोड़ने का साल था 1755। इसी के बाद उन्होंने स्कूल के बाद उन्होंने अपनी लिप्जिग यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो था उनका वो 1779 में एर्लैंगन यूनिवर्सिटी से उनका कंप्लीट हुआ। अब चूंकि पीजी करना था तो पीजी में एक थीसिस होता है, आपको लिख करके देना पड़ता है। जैसे स्कूल छोड़ते टाइम आपको एक डिसर्टेशन या एक आर्टिकल देना पड़ा था, यहाँ पर जो उन्होंने लिखा था वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। सेम जब आप पीजी करते हो तो आपको एक वहां पर रिसर्च आर्टिकल, डिसर्टेशन या थीसिस देना होता है। तो हैनीमन ने भी वो दिया था, और वो थीसिस का नाम था कॉन्स्पेक्टम एडफेक्टम स्पाज्मोडिकोरम एटियोलॉजिकस एट थेराप्यूटिकस, जिसका मतलब होता है एक ऐसा डिसर्टेशन जो कॉज और ट्रीटमेंट की बात करता है स्पाज्मोडिक डिसीजेस की, ठीक है। इटियोलॉजी, एटियोलॉजिकस मतलब ओरिजिन की बात करता है डिसीजेस की, एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, ठीक है, और कॉन्सेप्ट की बात करता है स्पाज्मोडिक डिसीज। व्हाट आर स्पाज्मोडिक डिसीज? तो स्टमक एक जो था, या जो क्रैम्प की कंप्लेंट होती है, पेट में जो मरोड़ उठती है दस्त की कंडीशन में, उसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इनको एमडी मिल गया था कितने पेजेस लिखने पर? सिर्फ 20 पन्ने लिखने पर। एक 20 पेज का आर्टिकल इन्होंने लिख दिया था, और उससे इनका एमडी का जो था डिग्री वो इन्हें प्रोवाइड कर दी गई थी। तो अभी तक कर हमने जो हैनीमन की लाइफ हिस्ट्री में स्टडी किया, वो हमने इनका स्कूल लाइफ स्टडी किया, पर्सनल लाइफ स्टडी किया, इनके माँ बाप कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ इन्होंने स्कूलिंग एजुकेशन करी, कहाँ से ये ग्रेजुएशन के लिए कहाँ गए, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ करा, सीखा कहाँ से इन्होंने, इसकी हमने बात करी। आगे की क्लासेस में जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी तो उसमें आपको कैरियर के बारे में पढ़ाया जाएगा। हैनीमन ने अपने कैरियर में क्या क्या चीजें अचीव करी, पर्सनल लाइफ, उनकी शादी कब हुई, उसके बारे में बताया जाएगा आपको, पहली वाइफ कौन थी, सेकंड वाइफ कौन थी। इसके बाद होम्योपैथी के रिगार्डिंग इनका क्या रोल था, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसी तरीके से जैसे अभी अपन ने इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पढ़े, स्कूलिंग के रिगार्डिंग पॉइंट पढ़े, होम्योपैथी का सेक्शन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। ये सारे आपकी स्क्रीन पे सामने अभी आपको विजिबल हो रहे हैं। इसके अपार्ट थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इनकी डेथ और बरियल के बारे में फिर बताया जाएगा कि कहाँ इनकी डेथ हुई थी, कहाँ इन्हें दफनाया गया। उसके बाद बरियल के बाद और आगे आप अगर हम देखें तो इसमें हम फिर डिसेंडेंट्स की बात करेंगे कि आज हैनीमन के जो पर पोते हैं या कौन है वो कहाँ पर स्थित है और क्या हुआ है हैनीमन की जनरेशन को। इस तरीके से उनकी लाइफ हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी। सो